बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है और हमने हमेशा ये देखा है कि हमारे मुआशरे के अंदर बढ़ती हुई जितनी भी बीमारियां होती हैं उसकी वजूहात क्या होती हैं। फिर इसी तरह इंसान की बॉडी के ऊपर सिम्टोमेटिकली चेंजिंग जब आती हैं तो फिर उस चेंजिंग के साथ वो कौन सी ऐसी बीमारी होती है, फिर आपने कौन सी स्पेशलाइजेशन में जाके आपने अपना ट्रीटमेंट करवाना होता है। हमारे इस प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल के अंदर हमने हमेशा बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आप लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करने की भरपूर कोशिश की है। आज के इस प्रोग्राम में जब हम बात करेंगे तो प्रिवेंटिव डेंटल केयर के ऊपर हम बात करेंगे कि दांत अच्छे तो सेहत अच्छी। दांत अच्छे तो सेहत अच्छी ये हम सुनते थे जब हम खुद पढ़ रहे होते थे, तो हम दीवारों पे लिखे हुए इस तरह के ऐसी कई इबारतें हमें मिलती थी। फिर जब किसी डेंटिस्ट के लोएस्ट क्लिनिक पे जाते थे तो वहां पे भी बाहर दांतों की तस्वीर के साथ लिखा होता था कि दांत अच्छे तो सेहत अच्छी। अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया की बात करें तो इस वक्त स्मोकिंग की वजह से या लोगों की गुटखा पान इस तरह की चीजें खाने से उनके दांतों के बुरे हालात होते हैं। फिर अगर हम बात करें डायबिटीज की तो इस वक्त मेरे मुल्क समेत दुनिया भर में 50% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो डायबिटिक का शिकार है या उसके साथ प्री डायबिटिक है या ओबीज है यानी मोटापे का शिकार है। हम अगर अपने मुल्क की बात करें तो इस वक्त 4 करोड़ से ऊपर लोग जो है वो रजिस्टर्ड डायबिटिक पेशेंट हैं। अगर हम लोगों की स्क्रीनिंग शुरू करें तो इतने ही और हैं जो अपने आप को चेक नहीं करवाते। तो ये सारी कंडीशन के साथ आपके दांतों की सेहत का क्या ताल्लुक है, दांतों को खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है, दांतों की खूबसूरती आपकी खूबसूरती को कैसे बरकरार रख सकती है, फिर दांतों की हिफाजत किस तरह करें, बच्चों में दांत निकलने के क्या मसाइल होते हैं, बड़ों में दांत टूटते हैं या उनके दांत खत्म होते हैं तो फिर दांत किस तरह नए लगाए जा सकते हैं। इसी तरह अगर आपके दांतों में कीड़ा है, पीलापन है, दांतों की सफाई नहीं है, उसको शाइन कैसे दी जा सकती है, उसको वाइट कैसे किया जा सकता है। इन सारे मामलों पर बात करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखती हैं कंसल्टेंट डेंटल सर्जन डॉक्टर अनीला मरियम, जिनके पास एक अजाफी एस्थेटिक फिजिशियन का रोल भी है कि वो आपके दांतों के साथ आपके चेहरे को कैसे खूबसूरत बना सकती हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाई और हमारी जितनी भी ऑडियंस हमें देख रही होगी या कभी भी हमें सर्च करेगी उनकी जिंदगियों में आसानियां पैदा करने के आप शॉर्ट फॉर्मूले हमें बताएंगी। डॉक्टर साहब, जब मैं प्रोग्राम का आगाज करूंगा तो मैं ये सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि अनीला जो है वो कंसल्टेंट डेंटल सर्जन बनने तक का जो उनका सफर है, स्टडी का जो पीरियड्स है, वो आपने किस तरह तय किया और उसमें क्या हर्डल्स आई, फैमिली कितनी सपोर्टिव रही? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि वाई BDS नॉट MBBS। तो मैं बताती हूँ, जब बचपन में पहली दफ़ा डेंटिस्ट के पास गई तो ऑब्वियसली डबल डेंटिशन हो जाती है, पहले वाला दांत गिरा नहीं होता, दूसरा दांत आ जाता है। तो उस टाइम पे द डेंटल सर्जन whom I met, he was amazing। तो उनको देखा, द वे ही टैकल्ड मी, मैं सिंस आई एम रियली क्लोज टू माई फादर, तो मुझे ये था कि मेरे पापा के पास ना हर चीज का हल है। तो उनको मैंने कहा कि आप ना बस सुन करने की दवाई लगा दें एंड मैं घर जाऊंगी तो मेरे पापा मेरा दांत खींच देंगे। ठीक है। तो उन्होंने दवाई लगाते लगाते दांत भी खींच दिया, लेकिन उन्होंने इतने प्यार से मुझे टैकल किया कि मेरे माइंड में एक चीज बैठ गई कि मुझे बनना डेंटिस्ट ही है। उसके बाद जब हमने FSC की और ये एडमिशंस हो रहे थे तो माय फादर सेड कि यार तुम MBBS कर लो। BDS को बात वही होती है, माना यही जाता है कि जिनका MBBS में नहीं हुआ दे वेंट फॉर BDS। लेकिन देयर वाज ऑलवेज अ क्यूरियोसिटी कि मुंह में ऐसा क्या है कि MBBS 5 साल में कर रहे हैं तो हम सिर्फ मुंह के अराउंड ही 4-5 सालों में घूमे चले जा रहे हैं। ठीक है। माय फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव। मैंने BDS किया, घर का कोई काम नहीं मुझे आता, ना मैं करती हूँ, लेकिन उस पूरे थ्रू आउट मेरी मदर वाज रॉक सॉलिड फॉर मी। जिस तरह से भी पेरेंट्स आपके फैसिलिटेट कर सकते हैं उन्होंने मुझे किया। एंड इट वाज अ ड्रीम फॉर माय फादर कि मेरी बेटी डॉक्टर हो,
तो अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने बड़ी खुशी से, मैं अपनी प्रैक्टिस जो मैं कर रही हूँ मैं बहुत खुशी से और मैं बहुत प्यार से करती हूँ। आई हैव रिसेंटली ओपन माई ओन क्लिनिक भी, तो वो एक ड्रीम थी विच इज़ फाइनली इट हैज़ कम ट्रू। लेकिन फैमिली सपोर्ट, आपके इन लॉज की सपोर्ट एक वर्किंग वुमेन के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इफ़ यू आर अ डॉक्टर, तो आपके टाइमिंग्स अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट दैट योर फैमिली सपोर्ट्स। तो यस, बचपन से पता था डॉक्टर बनना है, बचपन से पता था डेंटल डॉक्टर बनना है, एंड आई पुट ऑल माई रिसोर्सेज, ऑल माई माइंड एंड एवरीथिंग इन दैट के बन के दिखाना है और एक अच्छा डॉक्टर बन के दिखाना है। ऐसे नहीं कि वैसे तो 1000 डॉक्टर्स हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सो फार अगर आपने मुझसे ट्रीटमेंट कराया है तो यू विल बी सेटिस्फाइड, और अगर आप मेरे पास आए हैं तो शायद ही आप कहीं और जाएंगे। ठीक है, तो फैमिली में डॉक्टर साहब आपने सबसे पहला कौन सा पेशेंट ट्रीट किया? मेरा सबसे पहला पेशेंट मेरा भाई होता है बड़ा। ठीक है, सबसे पहले वो होते हैं। ठीक है। तो और वो मुझे यही कहते हैं कि यार तुम इससे पहले कि तुम किसी और को खराब करो, तो मैं तो घर का बंदा हूँ, तो मुझे ट्रीट करो। मेरी पहली स्केलिंग, मेरी पहली एक्सट्रैक्शन, मेरी पहली फिलिंग, मेरी पहली वाइटनिंग, मेरा पहला इम्प्लांट, ये मेरा भाई जो थे ना, ये पेशेंट थे। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी फैमिली को ट्रीट करते हुए आपको डर लगता है, मतलब आप नहीं करते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप इस कॉन्फिडेंस से अपनी फैमिली को ट्रीट कर रहे हैं, बिकॉज वी ऑल वांट बेस्ट फॉर आवर फैमिली, वो जैसा भी है हमें चाहिए कि हमारा फैमिली का मेंबर बेस्ट ट्रीट हो। तो अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप अपनी फैमिली को ट्रीट कर सकते हैं, तो ट्रस्ट में आपका पेशेंट कभी खराब नहीं होगा। तो मेरे भाई के बाद इट्स ऑलवेज माय फादर। मेरे पापा हमेशा आते हैं और वो जब कराते हैं तो मुझे ट्रिप बता रहे होते हैं, तुमने ये किया है, पेशेंट के साथ ऐसे नहीं करना, मुझे यहाँ पे ये वाली सेंसेशन फील हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो बीइंग अ पेशेंट में सही करूँ मैं खराब करूँ, बट इट्स ऑलवेज माय फैमिली, जिन पे मैं हमेशा कोई भी नई चीज सीख के उन पे इम्प्लीमेंट करती हूँ, एंड देन इट्स माय पेशेंट। एक्सीलेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये देखा कि जब भी हम किसी फंक्शन में होते हैं, फैमिली के किसी शादी में हो, किसी बर्थडे पार्टी पे चले गए, तो लोग हमें बजाय एंजॉय करवाने के वो हमसे पूछना शुरू कर देते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा मैदा खराब रहता है, मेरा जिगर का मसला, मुझे शुगर कंट्रोल नहीं होती। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप किसी फंक्शन में हो तो वो कहते मेरे पहले दांत देखना मेरे? ऐसे ही होता है। एक तो पेशेंट्स वो भूल जाते हैं कि आप जो है ना अभी आप क्लिनिक पे नहीं बैठे हुए, आप हॉस्पिटल में नहीं हैं, आपकी उसके बाहर भी एक जिंदगी है। तो दे ऑलवेज कम अप विद डेंटल प्रॉब्लम्स कि अच्छा ये हो रहा है। द मिनट दे नो दैट यू आर अ डॉक्टर, आपके ना क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। और दूसरा खैर उनका भी होता है, दूसरा कुछ हमारे में भी कीड़ा होता है कि जब आप बात कर रहे होते हैं तो मेरे ख्याल से सबसे पहली नजर दांतों पे जाती है। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके दांत साफ हों, क्योंकि अगर आपके दांत नहीं ठीक तो फिर मेरी बातों से ना डिस्ट्रैक्शन में आपके दांतों पे चलना शुरू हो जाती हूँ। और योर माउथ इज द गेटवे ऑफ एवरीथिंग। अगर मैं देख रही हूँ तो भी मुझे दिख रहा है आपका मुंह गंदा है, और जब आप कुछ खा रहे हैं या थूक निकल रहे हैं तो वट एवर द जर्म्स जो आपके मुंह में हैं वो थूक के जरिए आपके ब्लड में जा रहे हैं, और फिर आपका ब्लड पूरी जिस्म में सर्कुलेट करता है, तो वो फिर आप देखें कि आपके ब्रेन तक वो बैक्टीरिया ट्रैवल कर रहा है। तो हार्ट डिजीज जैसे आपने बोला, पेरिडोंटल डिजीज जो मसूड़ों की डिजीज होती है, डायबिटीज के साथ इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक है। तो वो जरासीम जो ऑलरेडी आपके मुंह में हैं, और वो इसलिए हैं क्योंकि आप ख्याल नहीं रख रहे, नाउ दैट इज सर्कुलेटिंग थ्रू आउट योर बॉडी, और वो ऑलमोस्ट हर पार्ट तक पहुंच रहे हैं, तो फिर बीमारियां तो होनी ही है क्योंकि गेटवे है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रिवेंटिव डेंटल केयर की जब हम बात करते हैं तो इसकी डोमेन क्या है? एक आम आदमी कैसे समझे कि प्रिवेंटिव डेंटल केयर क्या है? अच्छा, प्रिवेंटिव एज द नेम इंडिकेट कि आपने कुछ चीज को प्रिवेंट करना है। ठीक है। अब आप किन चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं? आपके मसूड़े ना खराब हों, आपके मसूड़ों से खून ना आए, आपको कीड़ा नहीं लगे आपके दांतों पे, और आपके दांत मजबूत रहें। ठीक है। तो अगर इनमें से कोई भी चीज फॉलो नहीं हो रही तो फिर पहले आपके मसूड़े सूजेंगे, फिर आपको कीड़ा लगेगा, फिर आपकी रूट कैनाल होगी, फिर आपका जो है ना एक्सट्रैक्शन होगी, फिर आप इम्प्लांट की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो हम चाहते ही नहीं है कि हम वहां तक पहुंचे। तो इसके लिए क्या करना है? आपको साल में 2 दफा इट इज हाईली रिकमेंडेड कि प्लीज पे योर डेंटिस्ट अ विजिट, ताकि अगर कुछ भी आपके मुंह में मामलात खराब हो रहे हैं तो हम उसको पहले ही रोक लें। और अगर वहां तक नहीं जाना तो आपकी फ्लोराइड एप्लीकेशन होती है। फ्लोराइड एक आपका केमिकल है जो आपके एनामल को स्ट्रॉन्ग करता है। एनामल इज बेसिकली जो भी हमारे दांत दिख रहे हैं, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। अगर आपके उसमें फ्लोराइड है तो आपका एनामल स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो फ्लोराइड एप्लीकेशन होती है। कुछ के दांत बहुत डीप पिट्स एंड फिशर्स होते हैं, खड्डे
जो होते हैं उनमें खाना फंस जाए, वो नहीं निकल सकता है, तो हम उनको ब्लॉक कर देते हैं। फिर स्केलिंग होती है ताकि आपके मसूड़े हेल्दी रहें, क्योंकि अगर आपके मसूड़े हेल्दी होंगे तो आपको किसी भी किस्म की मसूड़ों की बीमारी नहीं होगी। तो होता यही है कि मसूड़े सूजना शुरू हो जाते हैं, पहले मसूड़े सूजते हैं, फिर खून आता है, फिर मुंह से स्मेल आती है, फिर उनमें पस पड़ती है, फिर वही इन्फेक्शन आपके मुंह की बोन में ट्रैवल करती है और फिर आपकी बोन लॉस शुरू हो जाता है। तो वो दांत जो बिल्कुल ठीक थे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो हिलना शुरू हो जाते हैं, आपको लगना शुरू हो जाता है कि मेरे दांत कभी भी इतने लंबे नहीं थे जितने हो गए हैं, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। तो प्लीज पे योर डेंटिस्ट अ विजिट, अपनी स्केलिंग एंड पॉलिशिंग कराएं। अगर आपको हैबिट है स्मोकिंग की, पान, छालिया, गुटखा, मावा ड्रिंक करते हैं या जो भी आपकी ऐसी एक्टिविटीज हैं, तो उन केसेस में हम ये कहते हैं कि 3 से 4 महीने में आप वो करा लें, क्योंकि वट एवर द फूड पार्टिकल्स जो आपके मसूड़े के बीच में फंस जाते हैं वो प्रोफेशनल क्लीनिंग के अलावा नहीं निकलते। और उसी टाइम पे योर डेंटिस्ट विल टेल यू कि मुझे ऐसे लगता है कि आप बहुत हाई रिस्क हैं कि आपके दांतों में कीड़ा लग सकता है, तो आप फ्लोराइड एप्लीकेशन करा लें, आप इसको ब्लॉक करा लें और बिल्कुल मिनिमल पैसों में आप अपने दांतों को बचा सकते हैं, क्योंकि जो कुदरती चीज है उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। मैं आपके साथ इम्प्लांट की बात कर सकती हूँ, मैं आपको ब्रिज दे सकती हूँ, मैं आपको क्राउन दे सकती हूँ, लेकिन जो सेंसेशन आपके नेचुरल दांतों में है वो आर्टिफिशियल में नहीं है। तो प्लीज अपने दांतों को बचाएं। अगर आप खूबसूरत रहना चाहते हैं और लगना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप हर खाना अच्छे से एंजॉय करें, तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर टीथ और कोशिश करें कि 5 से 6 महीने में एक कंसल्टेशन है आप करवा लें, ताकि आप बाकी जो मामलात आपके खराब हो सकते हैं आप उनसे बच जाएं। तो बेसिकली प्रिवेंटिव इज ऑल दिस। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी भी फंक्शन के ऊपर जब लोग हमें मिलते हैं तो उन्होंने टूथपिक रखी होती है, वो खाना खाने के बाद पूरे दांतों में मारना शुरू करते हैं, तो इसके क्या नुकसान हैं? बहुत बड़े नुकसान आते हैं, हम समझते नहीं है। वो खाना फंस गया, आप मार रहे हैं। आप ये देखें कि टूथपिक बार बार आप मसूड़े पे मार रहे हैं या 2 दांतों के बीच में मार रहे हैं, बार बार टूथपिक वहां पे जा रही है, तो यू आर क्रिएटिंग अ स्पेस। आप वो खड्डा बना रहे हैं जो पहले नहीं था। आप सोचे मेरे पास एक वो चीज है, हैमर है या पिक है, और मैं बार बार मार रही हूँ, अभी मेरा हाथ प्लेन है, लेकिन जब बार बार स्ट्रोक आ रहा है तो यहाँ पे खड्डा बनना शुरू हो जाएगा। तो यू आर क्रिएटिंग अ स्पेस, और फिर ऑब्वियसली स्पेस है, वहां पे खाना और फंसेगा, आप और टूथपिक मारेंगे, तो मोर और लेस चीजें जो है ना आपकी खराब होना शुरू हो जाती हैं। तो एक चीज आती है फ्लॉस, धागा टाइप चीज होती है, जब भी खाना फंसे तो यूज दैट फ्लॉस। वो बहुत थिन सा होता है, आपके दांतों के बीच में जाता है और वो खाना निकालता है। तो टेक दैट फ्लॉस विद यू प्लीज। आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कि आप टूथपिक आपने किसी भी हाल में यूज नहीं करनी। और एक और चीज में आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट के जब भी आप खाना खाते हैं, रेस्ट रूम होता है, आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, खाना खत्म करें, आप वॉशरूम जाएं और आप एक अच्छे से रिंस करें, ताकि जो भी खाना पार्टिकल फंसे हैं वो निकलें। और अगर नहीं निकल रहा तो फिर आप फ्लॉस यूज करें। फ्लॉस आजकल बड़ी डिफरेंट टाइप्स में आ गया है। एक तो वो गोल सा होता है, आप अपने थ्रेड काटते हैं और उससे सफाई करते हैं। आजकल एक टूथपिक के आगे लगा हुआ आ रहा है, तो वो बिल्कुल आपका ना एंड तक पहुंच जाता है। तो फंसा हुआ खाना उससे निकालें, ताकि आप वो स्पेस क्रिएट नहीं करें जो नहीं थी, लेकिन क्योंकि आप बार बार टूथपिक को मारे चले जा रहे हैं तो अब वो स्पेस बन रही है, खाना भी फंस रहा है, वहां पे खाना स्टोर भी होगा, वो सही से निकलेगा भी नहीं, कीड़ा भी लगेगा। तो क्यों, एक वो चीज है जो है ही नहीं, हमने बना दी है, फिर आप उसके नुकसान भुगतेंगे। तो डॉक्टर साहब, फंसे हुए खाने से अपने आप को किस तरह बचाया जा सकता है? इस खला को कैसे फुल करें? अच्छा, कुछ स्पेसेस तो नेचुरल होती हैं, हम सबके दांतों के बीच में है, उनको हम कुछ नहीं कर सकते, वो हैं, उनकी सफाई हम फ्लॉस से कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारी ऐसी अनवांटेड स्पेसेस हैं जो क्रिएट हो जाती हैं जब आपके मसूड़े सूजते हैं। अगर आपके मसूड़े हेल्दी हैं तो वो बहुत फर्मली अटैच्ड हैं, जैसे जैसे वो सूजेंगे तो वो श्रिंक होंगे। और वो सूज क्यों रहे हैं? क्योंकि एक्सटर्नल फूड पार्टिकल्स जो हैं वो आपके गम्स में जाके एम्बेड हो रहे हैं, आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्ट करती है, मसूड़े सूजते हैं, वो श्रिंक होते हैं। तो स्केलिंग एंड पॉलिशिंग इज समथिंग जो आपको इन सब चीजों से बचा सकती है। और दूसरा ये कि ब्रशिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ब्रशिंग की भी टाइप्स होती हैं, कुछ लोग हार्ड यूज करते हैं, कुछ सॉफ्ट यूज करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक यूज करते हैं, तो इसमें बेस्ट जो प्रोसीजर है वो क्या है? देखिए, अगर बेहतरीन टूथब्रश की बात करें तो दैट इज इलेक्ट्रिक, क्योंकि वो खुद ही सही आपको मोशंस दे रहा है। लेकिन रीसेंट प्रैक्टिस में बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक टूथब्रश के साथ भी मेरे पास आए हैं, लेकिन बात वो इफेक्टिव क्लीनिंग नहीं हो रही।
तो एक तो सबसे पहले आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट कि जी हमें हार्ड टूथब्रश नहीं यूज करना, क्योंकि वो बहुत सारों की प्रैक्टिस होती है कि मैं जितना रगड़ूंगा या रगड़ूंगी उतनी अच्छी मेरे दांतों की सफाई होगी। तो जितना आप अब्रेसिवली ब्रश कर रहे हैं उतना आप अपने एनामल को खराब कर रहे हैं। तो एक तो हार्ड टूथब्रश नहीं यूज करना, मीडियम या सॉफ्ट। आई ऑलवेज रिकमेंड सॉफ्ट, कि अगर आप जोर से मार भी रहे हैं तो वो डैमेज नहीं कर रहा है। और दूसरी बात आपकी टेक्निक होती है, आप किस टेक्निक से ब्रश कर रहे हैं। सर्कुलर कर रहे हैं, हम मसूड़ों को नहीं करते, मसूड़ों को ब्रश करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑलवेज टेल कि आप अपना ब्रश 45 डिग्री पे रखें, कि आधा टूथब्रश आपके मसूड़े पे है, आधा टूथब्रश आपके दांत पे है, और फिर स्ट्रोक करें। अब ऑलवेज अवे फ्रॉम द गम। अगर मैं बार बार ऊपर नीचे कर रही हूँ तो आई एम कंटिन्यूसली डैमेजिंग माई गम्स। तो बार बार एक मोशन आ रहा है, मसूड़े आपके ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, फिर ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा। एक तो स्ट्रोक में करना है ऐसे, क्योंकि दांत का वो पोर्शन जो मसूड़े से कवर होना चाहिए था, आपने बहुत अब्रेसिव या बार बार गलत टेक्निक के थ्रू आपने ब्रश किया है, तो आपके मसूड़े ऊपर जा रहे हैं। तो एक तो ऑलवेज स्ट्रोकिंग मैनर में आपने करना है। माइंड में ये रखना है कि एक टूथब्रश का जो हेड है वो 1 से 2 दांतों को कवर करता है, तो आपने 3 दफा हर दांत पे स्ट्रोक देना है। यूजुअली जब हम ब्रश कर रहे होते हैं तो हजारों ख्यालात आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो ब्रशिंग पे फोकस नहीं होता, यू आर थिंकिंग कुछ भी। लेकिन आई ऑलवेज टेल कि जब ब्रश कर रहे हैं ऑलवेज लुक इनटू द मिरर, ताकि आपको पता हो कि आप कौन से दांत पे ब्रश कर रहे हैं, ताकि कोई भी दांत आपका मिस नहीं हो। हमने सॉफ्ट ब्रश यूज करना है, हमने स्ट्रोकिंग मैनर में करना है, और 1.5 से 2 मिनट इज सफिशिएंट फॉर योर, अगर आप अच्छे से ब्रश करें तो आप इलेक्ट्रिक करें, आप सॉफ्ट करें, इट इज ऑलवेज अबाउट द टेक्निक। आपने फोकस ये रखना है कि आपका जो ब्रश है वो आपके हर दांत को और हर सरफेस को कवर करे। 30% हमारे दांतों का वो हिस्सा होता है जो 2 दांत आपस में जुड़े हुए होते हैं, यहाँ पे ब्रश नहीं पहुंचेगा। तो इसकी सफाई कैसे करनी है, हमने फ्लॉस से करनी है। ठीक है। एक और चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुझे भी बहुत लेट पता चली जब तक मैं BDS में आई, कि आपने ब्रश कब करना है। हम हमेशा कहते हैं कि दिन में 2 दफा ब्रश करना है, सुबह करें और आप रात में करें। सुबह कब करें और रात में कब? रात में ब्रश करके अगर आपने जंक खा लिया है या कुछ खाना शुरू हो गए तो देन देयर इज नो पॉइंट। रात में ब्रश शुड बी द लास्ट थिंग दैट यू आर डूइंग, कि मतलब मैं ब्रश करूं तो उसके बाद मैं सिर्फ पानी पी सकती हूँ, कोई जंक नहीं, कोई जूसेस नहीं, कोई चाय शाय कुछ नहीं। अगर आपने ले लिया है तो फिर आप दोबारा से ब्रश करें। और सुबह ब्रश हमेशा नाश्ते के बाद। हम नाश्ते से पहले ऑब्वियसली सुबह उठे हैं, ब्रश किया है, नाश्ता किया है, फिर हम अपने जो भी आपके रोजमर्रा की वो उसमें आप निकल गए हैं। लेकिन आप ये देखें कि आपने खाना खाया, खाने के कुछ पार्टिकल्स आपके मुंह में फंसे रह जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी मैंने तो सुबह ब्रश किया था लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम मेरे मुंह से स्मेल आना शुरू हो गई है, क्योंकि खाना आपके दांतों में फंसा हुआ है, वो रॉट कर रहा है, वो स्मेल कर रहा है, 2-3 घंटे में आना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए रात में अगर आपने लास्ट चीज आपने ब्रश की है तो मुंह में किसी किस्म की स्मेल नहीं होगी। आप उठें, आप रिंस करें, कुल्ली करें, उसके बाद आप नाश्ता करें, फिर आप ब्रश करें, ताकि खाने के जो पार्टिकल्स फंस चुके हैं वो निकलें। 2 फायदे होंगे, एक तो स्मेल नहीं आएगी और दूसरा आपके दांतों में कीड़ा लगना नहीं शुरू होगा। आप देखें कि अगर मैंने रात में ब्रश करना है तो मैंने 12-14 घंटे ऐसे ही गुजार दिए, वो खाना मेरे दांतों में फंसा हुआ है, तो वहां पे बैक्टीरियल एक्टिविटी होगी, आपका एनामल सॉफ्ट होगा, और फिर क्या होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको कीड़ा लगना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे डॉक्टर साहब मैं तो 2 टाइम ब्रश कर रहा था या कर रही थी, लेकिन अब आप देखें मेरे तो दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो गया। आप जरूर कर रहे हैं, एक सही तरीके से ब्रश करें, और दूसरा ये है कि रात में लास्ट थिंग ब्रश, और दूसरे में सुबह नाश्ते के बाद आपने ब्रश करना है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि जितने भी बच्चे जो मदर फीड होते हैं या ऐसे बच्चे जो फीडर ले रहे होते हैं, तो इनको किस उम्र से दांतों की सफाई करनी चाहिए और इनके मुंह में स्मेल की वजूहात क्या होती है? अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत सारी मदर्स मेरे पास आती हैं और वो बेचारे छोटे छोटे से बच्चे हैं, 1.5, 2, 3 साल के, और उनके दांत खराब हुए हैं। एक तो ये है कि ज़रूरी नहीं है, मैं कहती हूँ कि अगर मसूड़े भी हैं ना तो आप कॉटन लें, रुई, उसको पानी में डिप करें, उसको निचोड़ें और रुई को ही मार दें उनके बच्चों के दांतों की सफाई। दांतों की सफाई पे दांत नहीं भी हैं तो अगर वहां पे भी दांत नहीं आए हुए, ईडेंचुलस है, तो आप वहीं पर ही लगा दें उसको साफ रखें। और रात में अगर बच्चा आपका फीड ले रहा है, फीडर ले रहा है या मदर फीड ले रहा है, तो भी जब वो ले तो आप कोशिश करें कि कॉटन से दांत उनके साफ करें, क्योंकि ओवर द पीरियड पूरी रात जो है वो दूध वहां पे रहता है, बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, बच्चों को कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि आज सून एज
पहला दांत आए आप बच्चे को क्लीनिंग की उसमें डाल दें। और मैं आई ऑलवेज टेल द मदर्स कि आप अंडर सुपरविजन, बच्चा 5-6 साल का हो गया है, वो खुद भी ब्रश कर रहा है, तो आप प्लीज कोशिश करें कि साथ खड़े होके कराएं, क्योंकि आपका जो पहला परमानेंट टूथ आता है वो 6 साल में आता है। बच्चा इज वेरी नईव एट दिस एज, उसको नहीं पता वो सही से ब्रश कर रहा ही नहीं। और सबसे ज्यादा कीड़ा भी उस दाढ़ पे लगता है जो सबसे पहले आती है, सबसे पहले जाने वाली भी वो दाढ़ होती है। ब्रशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चा नहीं कर सकता है आप कॉटन से करें। उसके बाद आजकल फिंगर टूथ ब्रशेज आए हुए हैं, मदर अपनी फिंगर पे वो करे और आहिस्ता आहिस्ता वो सिलिकॉन के होते हैं, बच्चे को डाले, तो बच्चे को ब्रशिंग की हैबिट शुरू हो जाएगी। होता ये बचपन से हम कुछ कर नहीं रहे होते बच्चों के दांतों के साथ, तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जब आप उसकी ब्रशिंग करते हैं। तो इट टेक्स क्वाइट लॉट ऑफ टाइम फॉर द किड्स टू गेट अडैप्ट टू इट। बच्चे डंडी भी मार लेते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप मदर अंडर सुपरविजन बचपन से ही शुरू कर ले। और फिर दूध रहेगा तो वो कर्ड होता है, तो फिर उसकी भी स्मेल आती है। तो अगर मुंह की सफाई रहेगी, अगर आपको लगता है कि बच्चा सो गया है, वो नहीं कर सकता है, तो आप पानी का फीडर थोड़ा सा उनके मुंह में वो कर दें कि 2-3 सिप ले ले, ताकि मुंह में रिंस हो जाए और वो साफ हो जाए। ठीक जी नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम फिर बाकी जो प्रोसीजर्स हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। और हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि जितने भी आपके सवाल जवाब होते हैं, जितने भी आपने कमेंट बॉक्स के अंदर किसी भी तरह की अपनी नेगेटिव थॉट्स या पॉजिटिव, हम हमेशा कहते हैं कि नेगेटिव कमेंट करें या पॉजिटिव करें, लेकिन ज़रूर करें। जब आप करते हैं तो हमारी आवाज़ जो है वो मजबूत होती है और हमें आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने में मज़ीद आसानी होती है। वेलकम बैक नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि हम अपने प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल के अंदर आपके दांतों की हिफाजत कैसे की जा सकती है, दांतों को खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है, फिर आपने जो ब्रश करने होते हैं या दांतों की सफाई करनी होती है उसको किस तरीके से करना होता है और उसकी टाइमिंग्स क्या होती हैं, बच्चों में दांतों की सफाई के क्या मामलात होते हैं, इन सारे मौज़ूआत पर हम ब्रेक से पहले बात कर चुके। अब ब्रेक के बाद जब हम आए हैं तो अब हम बात करेंगे, एक तो एस्थेटिक का जो रोल है वो क्या है, दांतों की खूबसूरती में भी क्या इसका कोई रोल है, अगर दांत अच्छे हैं, आपका फेस अच्छा नहीं है, तो इसको किस तरह हम लेके चल सकते हैं, इन सारे मामलात पर हम बात करेंगे। जैसे कि हमने प्रोग्राम से पहले आपको बताया था कि हमारे स्टूडियो में तशरीफ रखती हैं कंसल्टेंट डेंटल सर्जन, एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर अनिला मरियम, जो कि हमारे साथ बात कर रही हैं। प्रॉपर तरीके पे हम एक वे के ऊपर चल रहे हैं और एक सवाल के मुताबिक उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने देखा है कि आजकल ये बढ़ता हुआ रुझान है खूबसूरती का, और लोग ये देखते हैं कि दांत तो चलो हैं, साफ भी हैं, अब क्या दांतों की खूबसूरती में भी एस्थेटिक का कोई रोल है? बहुत जरूरी है। आपने बहुत देखा होगा कि हम वाइटनिंग की बात कर रहे हैं, आजकल वेरी हॉलीवुड स्माइल वाइटनिंग हो रही है, वेनेरिंग्स हो रही हैं, तो ये सिर्फ इसीलिए हो रही है क्योंकि सब चाहते हैं कि उनके दांत जो है ना वो अच्छे लगे। ठीक है। अगेन वाइटनिंग कब करनी है, कैसे करनी है, कितनी ड्यूरेशन से करनी है, अगर मैं बोलूं कि जी आप हर महीने वाइटनिंग करा लें तो ये चीज गलत होगी। हर महीने वाइटनिंग हम नहीं करा सकते हैं। वाइटनिंग आप कब कराते हैं, जब आपके दांत मेरे बड़े अलाइन हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से वो अलाइन हुए हुए हैं, खूबसूरत भी हूं मैं, लेकिन थोड़े पीले हैं, तो दैट विल ऑलवेज बी अ टर्न ऑफ। मैं जरा स्माइल करते हुए मैं कॉन्शियस रहूंगी कि यार मैं स्माइल, आई हैव अ ह्यूज स्माइल, तो मेरे पीले दांत आएंगे तो पिक्चर्स में वो अच्छे नहीं लगते। तो उन दांतों को हम बिल्कुल सफेद किया जा सकता है, वो हम वाइटनिंग से करते हैं। लेकिन वो आजकल बड़ी होम वाइटनिंग और ये सब आ रही है, तो आई एडवाइस कि अगर आप सफेद दांत चाहते हैं तो ऑलवेज गेट इट फ्रॉम अ प्रोफेशनल, और 1.5 साल के बाद आप दूसरा सेशन लें। अगर हर महीने या हर 6 महीने बाद आप वाइटनिंग करा रहे हैं तो आप अपने एनामल को डैमेज कर रहे हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, आपको ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, दांत पीले हैं तो जरूर 1 से 2 टोन वो वाइट हो जाएंगे, बड़ा विजिबल रिजल्ट आता है, और उसको आप जितना केयर करेंगे उतनी लंबी ड्यूरेशन तक आप वो सफेद दांतों को चला सकते हैं। उसके बाद वेनर्स होते हैं, जैसे बहुत सारे एक्ट्रेसेस और ये सब कराते हैं जो बार बार वाइटनिंग के थ्रू प्रोसीजर से नहीं गुजर सकते, तो दे गो फॉर अ वेनरिंग। उसमें ये होता है कि स्टिकर टाइप चीज होती है, आप दांतों पे लगा दें तो आपके ना परमानेंट वाइट दांत हो जाते हैं। फिर अगर दांत मेरे बिल्कुल ठीक हैं बट वो टेढ़े मेढ़े हैं, तो फिर वी हैव ब्रेसेस। आजकल ब्रेसेस से आगे हम स्टेप
पे जाएं तो इनविजिबल ब्रेसेस या इनविजिबल अलाइनर्स आए हुए हैं। ठीक। वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ट्रे होती है, आपने पहनी हो बिल्कुल पता नहीं चलता है कि आपने वो पहने हुए हैं, और आपके दांत नेचुरल तरीके से अलाइन होते चले जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद फिर अगर लोगों की गमी स्माइल होती है, वो स्माइल करते हैं तो उनके मसूड़े बहुत ज्यादा दिखना शुरू हो जाते हैं, तो हम उसको भी खूबसूरत कर सकते हैं। फिर कुछ लोगों के डार्क वो दिखते हैं, आजकल तो बोटॉक्स फिलर्स से चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मिक्स एंड मैच करके वी कैन डू दैट। हॉलीवुड स्माइल आजकल बहुत चल रही है, बहुत सारे बाहर से हमारे क्लाइंट्स आते हैं टू स्पेसिफिकली अचीव दैट। ऑब्वियसली एक बेंचमार्क होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, लेकिन अगैन एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन एज लॉन्ग एज इट इज सेफ फॉर यू। मैं सिर्फ तब करती हूँ अगर आप मुझे बोले कि आप मेरे सारे दांत निकाल के डॉक्टर साहिबा बड़े वेल अलाइंड बतीसी लगा दें, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। आई ऑलवेज काउंसिल द पेशेंट एंड आई ऑलवेज आस्क इफ द पेशेंट इज आस्किंग फॉर अ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट तो पीछे प्रॉब्लम क्या है। आप उसको ना एज अ कैश मशीन नहीं देखें कि अच्छा ठीक है अच्छे हैं 16-17 इम्प्लांट लग रहे हैं, मुझे तो पैसे आ रहे हैं, लेकिन नहीं, आप हमेशा पेशेंट की साइकी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि अगर कोई मेरे पास आके ऐसी डिमांड कर रहा है जो मुझे भी अंदाजा है ठीक नहीं है, तो फिर क्यों। इट ऑलवेज गुड टू काउंसिल द पेशेंट, लेकिन अगर पेशेंट नहीं मानता तो फिर जरूर, लेकिन वो चीज जो आपको लगता है एथिकली ठीक नहीं है वो बिल्कुल अंधाधुन होके प्लीज नहीं करें। टेल द पेशेंट क्यों करना है। हो सकता है अंडरलाइन कॉज कोई और हो, इनसिक्योरिटी कोई और हो, उसको बस मास्क करने के लिए वो ये कर रहे हो। खूबसूरत लगना सबका हक है, लेकिन आप सेफ जोन में रहते हुए उस चीज को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यू शुड गो फॉर दैट। बिल्कुल पैसे के पीछे नहीं भागना। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो लोग जो चाय का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं और स्मोकिंग भी करते हैं, क्या वो अपने दांतों को अगर एक दफा व्हाइटनिंग कराते हैं, सफेद कराते हैं, तो वो कंटिन्यू रह सकते हैं? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाइटनिंग जो है ना, वो आप मेरे ऑफिस से व्हाइटनिंग करा के जाएंगे तो यू विल सी द विजिबल रिजल्ट्स। उसको मेंटेन करना इज अप टू यू, कि अगर जैसे मैं खुद हूँ, आई ड्रिंक क्वाइट लॉट ऑफ चाय, मेरी व्हाइटनिंग जो लास्ट की थी वो 1 साल तक की थी, क्योंकि मैंने केयर बहुत ज्यादा की थी। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं निकलते साथ ही, जिन्होंने चाय भी पीनी है, उन्होंने स्मोक भी करना है। अगेन इन सब में जो है वो फूड कलर्स हैं, स्टेनिंग करते हैं, वो उतनी ही ज्यादा स्टेनिंग करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए वो रहे, तो आपने चाय की क्वांटिटी को कम करना है, आपने स्मोकिंग को कम करना है, और जस्ट इन केस आपने कर लिया है तो ऑलवेज रिंस। आपने व्हाइटनिंग कराई है, आपने व्हाइटनिंग नहीं कराई है, जब भी आपने कुछ खाना है 20 मिनट्स के बाद गो टू अ वॉशरूम एंड रिंस। अगर आपके पास ब्रश है तो आप हल्का सा ब्रश मार लें, वरना उंगली से आप अपने दांतों को रगड़ें, ताकि वट एवर दी फूड स्टेन्स जो आपके दांतों पे डिपॉजिट हो गए हैं, जब आप रिंस करेंगे तो आप देखेंगे कि वो फूड कलर आपके मुंह से निकल रहा है। तो जितनी आप अपने दांतों की एहतियात करेंगे उतने लंबे ड्यूरेशन तक आपका वो चलेगा। लेकिन अगेन व्हाइटनिंग इज नॉट अ परमानेंट ट्रीटमेंट, आपको वो बार बार कराना पड़ेगा डिफरेंट सेशंस में। आई ऑलवेज सजेस्ट गेट द व्हाइटनिंग डन, और आप ना 8 महीने साल से पहले दूसरी दफा व्हाइटनिंग नहीं कराएं। अगर आपको बहुत सफेद दांत चाहिए या आप चाहते हैं कि आपके परमानेंट दांत व्हाइटनिंग की तरफ हो, तो फिर गो फॉर अ वेनियर्स, फिर आप परमानेंट सोल्यूशन पे जाएं, क्योंकि दांत तो फिर डैमेज होने ही है, तो फिर एक दफा ही हो जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चले। वेनियर्स आर वेरी सेफ, बहुत मिनिमल कटिंग करके उसको स्टिकर की तरह हम पेस्ट कर देते हैं। तो अगर परमानेंट व्हाइट चाहिए तो फिर गो फॉर दैट। अगर कोई इवेंट आ रहा है, शादी आ रही है, मेहंदी आ रही है, बर्थडे आ रही है। यहीं पे एक सवाल मैं लास्ट ऐड करूंगा डेंटल के हवाले से, फिर हम एस्थेटिक प्रोसीजर पे जाएंगे। वो औरतें जो हमारी रूरल एरियाज में रहती हैं, या वो मर्द जो लेबर का काम करते हैं, फार्मर हैं, किसान हैं, या वो लोग जो मदरसे में हैं या वो हिफज कर रहे हैं, ऐसे लोग जो ना टूथपेस्ट पे रिलाई नहीं करते, बिलीव नहीं करते, वो मसवाक का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम अगर पुराने जो हमारी दादियां माएँ देख लें, तो वो भी एक वो सक टाइप मारती थी दांतों पे। तो क्या आज के दौर के अंदर ये चीजें, इनसे किस तरह अपने आप को दूर रखा जा सकता है, या ये सेफ है आपके लिए? अच्छा, मिसवाक ना डिफरेंट टाइप्स की होती है। अगर तो वो बहुत सॉफ्ट है
ठीक बहुत नरम है कि आप मिसवाक कर रहे हैं साथ ही वो घुल रही है, ठीक तो वो तो बिल्कुल ठीक है, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट जैसे टूथब्रश के ब्रिस्टल्स होते हैं मोर और ऐसे लेस हो। उसके भी ऐसे ही होते हैं। ठीक। अगर तो आप वो वाली मिसवाक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जरूर करें। ठीक। लेकिन अगर अक्सर वो सिग्नल्स पे या आगे पीछे बेच रहे होते हैं, तो एक दफा ऐसे सऊदीया से कोई आए थे तो वो लेकर आए, तो मैंने क्योंकि कभी मिसवाक इस्तेमाल नहीं की तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने कहा अच्छा मैं करके देखती हूँ, बिकॉज द पेशेंट डू आस्क सच क्वेश्चंस। तो वो इतनी सख्त थी, मैं आपको सख्त टूथब्रश इस्तेमाल करने से भी मना कर रही हूँ। तो आप ये देखें कि जब टूथब्रश से आपके दांत डैमेज हो रहे हैं तो एक हार्ड मिसवाक आपके दांतों के साथ क्या कर सकती है। अगर सॉफ्ट है, करते हुए मुंह में घुल रही है, जरूर इस्तेमाल करें। लेकिन कोई भी चीज अगर सख्त है उसको आप अपने दांतों पे रगड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमने वो किया कि हम जोर से ब्रश करते हैं तो हमारे दांत ज्यादा बेहतर चमकना शुरू हो जाते हैं, ये वो। आप ये देखें कि अगर लकड़ी है, लकड़ी पे आप बड़े जोर से वो जो मेरे ख्याल से रंदी कहते हैं उसको, वो आप मार रहे हैं तो वो शाइन करेगी। वो शाइन तो जरूर करती है, लेकिन साथ साथ आप देखते हैं उसकी लकड़ी की थिकनेस कम होना शुरू हो जाती है। तो सेम इज द केस विद योर टीथ। जितनी जोर से आप रगड़ रहे हैं वो जरूर शाइन कर सकते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अपने एनामल को डैमेज कर रहे हैं। एनामल डैमेज हो रहा है, नीचे डेंटिन आ रहा है, ठंडा गर्म वहां से लगना शुरू हो जाएगा, और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आपके दांत पीले होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एनामल आपका जरा व्हाइटिश इन कलर होता है, उसके अंदर वाली जो लेयर होती है वो येलो इन कलर होती है। तो फिर आपने अभी तो टेम्परेरी जरा दांतों को सफेद रखने के लिए आपने वो कर लिया है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपके दांत पीले हो जाएंगे तो फिर आपकी व्हाइटनिंग भी उस पर काम नहीं करेगी। ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं एस्थेटिक के ऊपर। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू भी अवेयरनेस लोगों को बहुत ज्यादा है। फिर डिफरेंट किस्म की कोई फंक्शंस होते हैं तो लोग फौरी हाइड्रा फेशियल और इस तरह की चीजें करते हैं। तो बेसिकली एस्थेटिक फिजिशियन का जो रोल है आपकी खूबसूरती में वो क्या है? देखिए, अगर आपके पास एक अच्छा सर्टिफाइड एस्थेटिक फिजिशियन है तो वो आपके फीचर्स को चेंज किए बगैर आपको खूबसूरत कर सकता है। आप हाइड्रा फेशियल की बात कर रहे होते हैं, हम कार्बन की बात कर रहे होते हैं। These are like normal facials जो आप शायद अपने किसी भी सैलून से कराते हैं, लेकिन जो डिफरेंस महसूस होता है अगर आप एक सर्टिफाइड फिजिशियन के पास जा रहे हैं या आप नॉर्मल सैलून में जा रहे हैं, वो आपके प्रोडक्ट्स का होता है, आपकी टेक्निक का होता है। बीइंग अ सर्टिफाइड फिजिशियन मुझे ये पता है कि आपकी स्किन के लिए मुझे क्या इस्तेमाल करना है। आपकी ड्राई स्किन है, आपकी सेंसिटिव स्किन है, आपकी ऑयली स्किन है, तो मेरे जो प्रोडक्ट्स होंगे वो आपकी स्किन के टाइप के हिसाब से चेंज होंगे। ऐसे नहीं है लगे बंदे जो भी चीज आई बस क्योंकि मेरी मशीन में ये चीज लगी हुई है तो वो मैंने कर दिया। फिर आपको देख के, आप मेरे पास हाइड्रा के लिए आए हैं, मैंने आपको देखा, मुझे लगता है हाइड्रा आपके लिए बेहतर नहीं है। वी हैव अदर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, ये ट्रीटमेंट्स, मुझे लगता है कि हम उनसे आपको बेहतर ट्रीट कर सकते हैं, तो फिर आई विल गो फॉर दैट। ऐसे नहीं कि पेशेंट ने हाइड्रा ही कहा है तो लगे बंदे में हाइड्रा ही कर दूं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट योर स्किन इज सेइंग। डार्क सर्कल्स हैं तो बहुत सारे डार्क सर्कल्स जो हैं वो आप जो हैं वो PRP, मीजो, पोलिनोक्लियोटाइड्स उनसे ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी है कि मेरा सॉकेट इतना डीप है तो मैं कुछ भी लगाती रहूं वो डार्क सर्कल्स नहीं जाएंगे, तो उसके लिए फिर मुझे स्ट्रक्चरल उसमें आना पड़ेगा कि अच्छा हो सकता है कि अंडर बेड में थोड़ा सा फिलर डाल दूं तो ये थोड़ा सा भर जाए तो आपका डार्क सर्कल उससे खत्म हो जाए। तो जो सर्टिफाइड लोग होते हैं वो आपको देखते हुए आपके ट्रीटमेंट को डिजाइन करते हैं। अगर मुझे मेलाज्मा हुआ है या हाइपर पिगमेंटेशन है, डबल टोन है, तो फिर क्या कौन से प्रोसीजर्स हैं? ऑब्वियसली दे आर 10 to 11 प्रोसीजर्स दैट वी कैन डू, लेकिन आपकी रेंज में आपको देखते हुए मुझे क्या लगता है कि क्या चीज बेहतर होगी, तो एक सर्टिफाइड फिजिशियन आपको उस तरीके से गाइड करता है। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं कि फिलर्स ये कर देता है, आप पूरा फेस भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन बात वो ये कि क्या मैं चाहती हूँ कि मेरे जो खूबसूरत सा क्लाइंट है, अल्लाह ने जो आपको बना दिया है, मोस्ट खूबसूरत अल्लाह ने आपको बनाया है, अल्लाह की क्रिएचर है आप, तो उसको बस थोड़ी सी वो करके, बहुत छोटे लिप्स हैं तो थोड़े से आपने वो कर दिए, थोड़ा सा फिलर कर दिया,
दांत आप बहुत जोर से क्लेंच कर रहे हैं या बहुत जोर से बंद करते हैं जिसकी वजह से डैमेज हो रहा है, तो उसके लिए मैंने आपका मैसेटर बोटॉक्स कर दिया कि अच्छा, क्योंकि क्लेंच कर रहे हैं तो हम लोग नाइट गार्ड देते हैं डेंटिस्ट्री में, लेकिन सिंस नाउ आई नो कि अच्छा अगर मैसेटर को बोटॉक्स लगा दूं मैं तो आपकी वो जो क्लिंचिंग है जो आपके दांत को या आपके टीएमजे को डैमेज कर रही है वो खत्म हो जाएगी। तो अगेन एस्थेटिक कंबाइंड विद मेडिसिन, आप एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसको अचीव कर सकते हैं, नोइंग के यू नो योर वर्क। क्योंकि जब एस्थेटिक का केस खराब होता है तो वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे खराब होता है। तो ओनली गेट इट डन विद द सर्टिफाइड फिजिशियन। ट्रस्ट है, काम देखा हुआ है तो आप कराइए। ऐसे ही नहीं कि अच्छा कोई डील चल रही है तो लोग तो 40,000 का कर रहे हैं, ये मुझे 2,000 का करके दे रही है तो मैं जरा इससे करवा लूं। तो डोंट गेट ट्रैप्ड विद द डील्स एंड ऑल दैट। जाने आप किससे करा रहे हैं, बात करें, कंसल्टेशन लें, फिर अगर आपका दिल मानता है तो जरूर कराएं। लेकिन हाँ, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो बहुत सारे ऐसी डिफॉर्मिटीज या ऐसे मसले हैं जो नहीं हल हो रहे, तो वो जरूर हो सकते हैं। आपके एक्ने स्कार्स हैं, लोग बड़ा सफर करते हैं उसकी वजह से। आप पीआरपी और मीजो ऐड करा के आप आहिस्ता 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 उन स्कार्स की ग्रेडिंग को कम कर सकते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू कैन गेट रिड ऑफ स्कार्स टू। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम बंदा, एक लेमैन जो हमें सुनेगा, वो ये कहे कि एक मैं सैलून से हाइड्रा फेशियल और एक डॉक्टर के साथ हाइड्रा फेशियल में क्या फ़र्क है, तो इसको आप किस तरह डिफाइन करें? अच्छा, बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स होते हैं। ऑब्वियसली आप देख रहे होंगे ऐड चल रही है, एक जगह पे हाइड्रा फेशियल आप 1500 में कर रहे हैं, एक जगह पे हाइड्रा फेशियल जो है ना वो 10,000 का हो रहा है। तो डिफरेंस कहाँ से आता है? सबसे पहला डिफरेंस तो मशीन का आता है। अगर एक अच्छी मशीन होगी ऑब्वियसली वो रिजल्ट्स अच्छे देगी, अगर मैं सस्ती मशीन यूज करूंगी तो वो रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज करेंगे। दूसरी बात आती है आपकी प्रोडक्ट्स के, ठीक है, जो उसमें आप सिरम केमिकल्स वो सब चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर कोई अच्छे ब्रांडेड इंपोर्टेड आपकी स्किन के टाइप के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो चीजें एक्सपेंसिव होंगी, उस वो रेट में ऐड होगा। पर निस्बत इसके कि कोई चीप प्रोडक्ट्स, कॉपी प्रोडक्ट्स, इधर से कहीं से रेडी से जाके वो मैंने ऑर्डिनरी की बॉटल में मैं कोई भी सीरम ले लूं, आपको तो यही दिख रहा है ना कि अच्छा फलाना एक बाहर का वो यूज हो रहा है, तो वहां से कॉस्ट सेविंग करते हैं। और दूसरा आपका वो होता है मशीन आ गई, आपकी डॉक्टर की एक्सपर्टीज, लाइक आई सेड बिफोर के आपकी स्किन के हिसाब से आपके प्रोडक्ट्स जो है ना वो ऐड होते हैं। फिर आपके स्टेप्स होते हैं, कोई 12 स्टेप का होता है, कोई 14 स्टेप्स का होता है, कोई 2 स्टेप्स का होता है, कोई 4 का होता है। फिर उनकी ड्यूरेशन होती है। अगर मैं एक सर्टिफाइड फिजिशियन हूं तो मुझे ये पता है कि आपकी स्किन के हिसाब से इस स्टेप को मैंने कितनी देर तक करना है। 14 स्टेप मैं भी कर रही हूँ, 14 स्टेप कोई और भी कर रहा है, बट मेरे प्राइसेस में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि मुझे ये पता है कि इस स्टेप को मैंने लंबा करना है, इस स्टेप को मैंने छोटा करना है। उसके बाद फिर एडिशनल चीजें होती हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज और, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेंगी, यानी पर्सन टू पर्सन भी वेरी करेंगी और स्किन के टाइप से होता है ना। कैसे नहीं हो सकता कि एक टीनेजर आ रही है तो उसको जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है 50+ का भी वो सेम नहीं हो सकता, वो प्रोडक्ट की वो होगी। फिर आप किसके लिए आ रहे हैं मेरे पास? मैंने आपको देखा कि बड़ी ड्राई सी स्किन है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि भाई इंस्टेड कि आप मुझे ये कहें कि मुझे गोरे होना है, मैं कहूंगी अच्छा फर्स्ट स्टेप ये है कि हम आपको हाइड्रेट करते हैं आपकी स्किन को, फिर दोबारा से जाएंगे। तो अगर एक कोई टीनेज आ रही है, उनका मेन तो क्लिनजिंग ही होती है, तो उनमें मैंने जो प्रोडक्ट्स यूज करने हैं आई वोंट बी यूजिंग हार्म, बिकॉज आई डोंट वांट कि वो एक खूबसूरत यंग स्किन को मैं इतने हार्श प्रोडक्ट यूज कर दूं कि उस बेचारे को हर बार करवाना पड़े। तो अगेन फ्रीक्वेंसी भी बहुत जरूरी है कि आपने वो फेशियल्स कब, कैसे, कितनी दफा कराने हैं, हर हफ्ते कराने हैं, महीने में एक दफा, 6 महीने में एक दफा, अकेला हाइड्रा इज ओके या आई नीड टू कंबाइन इट विद समवन। तो प्लीज जब भी आप हाइड्रा फेशियल देख रहे हो तो ऑलवेज इंक्वायर अबाउट द प्रोडक्ट्स। पहले मुझे लगता था हाइड्रा फेशियल के रिजल्ट्स नहीं आते, क्योंकि मैंने भी एक आध दफा कराया है तो मैं कुछ खास खुश नहीं थी उससे। लेकिन अब जब मैंने सही प्रोडक्ट्स के साथ करवाए हैं तो यू गेट द ग्लो, यू गेट द रिजल्ट। तो फिर मुझे समझ में आई कि अच्छा सारा जो गेम है ना वो प्रोडक्ट्स का है। अगर एक प्रोडक्ट 10,000 की हाइड्रा में यूज हो रही है और वही प्रोडक्ट मुझे बाहर बाजार से कॉपी मुझे वो 300 की बॉटल में मिल रही है, तो आप बताएं कि 10,000 वाली में कुछ तो ऐसा होगा। और फिर जितनी प्रोडक्ट्स एक एस्थेटिक फिजिशियन यूज करता है वो सारी क्लिनिकली टेस्टेड वो अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, ऐसे कोई भी नहीं। बहुत सारे लोग तो बॉटल्स में उन्होंने सेलाइन डाला होता है, आपका जो नॉर्मल पानी होता है
उसी से हाइड्रा फेशियल, वही एलोवेरा जेल लगा के वो आपको एक अच्छा हाइड्रा फेशियल, आपको लगता है आपने बहुत अच्छा कराया है, क्योंकि वो सीरम की जगह पानी निकल रहा होता है और बाकी सीरम्स की जगह वो आपकी एलोवेरा जेल लगा रहे होते हैं. तो प्लीज whenever you are picking up someone for hydra facial, to always inquire about the product, always inquire about your skin, always inquire about the physician's expertise, और steps की बात करें, duration की बात करें, और उसके बाद पिक एंड चूज. बिकॉज आप खूबसूरत होने के लिए फेशियल करा रहे हैं, आप इन्फेक्शन और इन सब के लिए बहुत, अगर प्रोडक्ट्स चीप यूज हो रहे हैं, सही नहीं यूज हो रहे, तो खूबसूरत होने के बजाय आप यू कैन एंड अप विद द रैश, इन्फेक्शन एंड ऑल अदर थिंग्स दैट यू डोंट वांट. डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और बड़ी बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके हमारे नाजरीन की जिंदगियों में आसानियां पैदा करने के फार्मूले बताए. हमारे पास लास्ट 1-1.5 मिनट है. हमारी जितनी भी ऑडियंस आपको सुनेगी, सुन रही है, या किसी भी जगह वो आपको सर्च करेगी, वो आपसे कांटेक्ट कैसे करें, आप प्रैक्टिस कहाँ करती हैं, और फिर लोगों के पब्लिक के नाम डॉक्टर अनिला मरियम का क्या पैगाम? Okay, so I practice in DHA Phase 6 in a clinic by the name of Premier Dental and Aesthetics Hub. If you want to get in touch with me, you can either call on 0326 3714 714, या मेरे Instagram है डॉक्टर नीला मरियम या Premier Dental and Aesthetics Hub. आप वहाँ पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं. और एक मैसेज जो मैं सबको देना चाहती हूँ वो ये है कि बी इट डेंटल, बी इट आपके एस्थेटिक और बी इट मेडिकल, प्लीज आप जिंदगियों में इतने मसरूफ ना हों कि आप अपने लिए एक 15 मिनट या 20 मिनट की कंसल्टेशन भी ना निकाल सकें. हम सब काम कर रहे हैं और हम अपने लिए कर रहे हैं. देयर इज नो पॉइंट कि आप काम के चक्कर में या पैसे के चक्कर में या अपनी ज़िंदगी की मसरूफियत के चक्कर में अपनी हेल्थ को निगलेक्ट करें. हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जान है तो जहान है. तो प्लीज़ हम सब इसके लिए कर रहे हैं. अगर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो प्रायोरिटाइज योरसेल्फ एंड हेल्थ. ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया. नाजरीन, आपने देखा कि हमने डॉक्टर साहब के साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में डेंटल के ऊपर बात की, दूसरे हिस्से में आपकी खूबसूरती को बरकरार रखने के फार्मूले बताए. तो अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिका किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, या कुछ आप हमसे पूछना चाह रहे हैं, या कुछ चीज़ें जो आप सोच रहे थे हम वो कर नहीं पाए, दोबारा से आप चाहते हैं कि इस पे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, वहाँ पे आके कमेंट करें, अपनी अच्छी बुरी राय का इजहार ज़रूर करें. अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आता है तो आप अपने सराउंडिंग में, अपने इर्द गिर्द में, अपने सोशल सर्कल में जितने भी लोग हैं उनके साथ इस प्रोग्राम को शेयर करें, ताकि उनकी ज़िंदगी में भी आसानी पैदा हो सके. मुझे, मेरी गेस्ट और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए. हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज.